हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? मैम वी ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। चलिए जी, आप सभी का साक्षर के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी डीपीपी सॉल्व करते हो कि नहीं करते हो? अगर करते हो तो प्लीज़ रिजल्ट शेयर करो मेरे साथ। चलिए जी, तो आज है बेटा हमारा लेक्चर नंबर 6 ऑफ CA/CMA इनडायरेक्ट टैक्सेशन GST, जिसमें हम कवर कर रहे हैं। चलो, अब आप सभी खुश तो बहुत होगे कि मैम डीपीपी करके ना सच में हमें फील आ जाती है कि जो आपने पढ़ाया ना मैम सच में वो हमें पकड़ में आ गया, वो हमारी ग्रिप में आ गया, ऐसा हमें फील हो जाता है। क्योंकि आपने जो डीपीपी हमें दिया है ना मैम, वो एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे बेस्ड है जिस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाना है एंड जिससे हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलनी है। सब कुछ मैम पूरा का पूरा आपस में बेस्ड है, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है करके, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा फीडबैक भी आप सबका मुझे मिल रहा है, उन सब के लिए मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ। आप सब मुझे अपना फीडबैक दे रहे हो, मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए जी, आ जाइए, मैं अपनी क्लास को आज आगे बढ़ाती हूँ। तो बेटा लास्ट क्लास में हम समझ रहे थे इंटर, इंट्रा वगैरह वगैरह वगैरह। एक बार रिवाइज करते हैं फास्टली। दो तरह का बेटा ट्रांजैक्शन होता है, वन इज इंटर, सेकंड इज इंट्रा। इंटर का मतलब होता है जहाँ पे बॉर्डर क्रॉस हो जाए, चाहे वो स्टेट का बॉर्डर हो, चाहे वो यूटी का बॉर्डर हो, चाहे वो कंट्री का बॉर्डर हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ बेटा इंट्रा की, तो वहाँ पे कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं होता। मतलब कि ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट होती है, विद इन यूटी होती है। अगर ट्रांजैक्शन इंट्रा है तो टैक्स या तो लगता है CGST SGST या लगता है CGST एंड UTGST। अगर ट्रांजैक्शन इंटर है तो लगता है IGST। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को पेबल होता है, SGST स्टेट गवर्नमेंट को पेबल होता है, UTGST यूनियन टेरिटरी को पेबल होता है। IGST के अंदर IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को पेबल होता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट उसको शेयर करती थी डेस्टिनेशन स्टेट के साथ। ये सब हमने पढ़ा। चलिए, फिर मैंने एक बात और बताई थी स्टार लगवा के कि IGST is nothing, IGST is the sum total of the CGST and SGST और CGST plus UTGST। कल हमने लॉजिक्स बेटा काफ़ी समझा था कि क्यों IGST को IGST का नाम दिया गया, क्यों IGST की सारी पावर सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रख ली। डेस्टिनेशन टैक्स क्या होता है, GST डेस्टिनेशन बन के क्यों आया, वैट डेस्टिनेशन क्यों नहीं था, डेस्टिनेशन कंजम्पशन होने का फ़ायदा क्या है, ये सारा कल हमने किया। जिसने कल का क्लास नहीं किया प्लीज़ पहले जाइए, हाथ जोड़ रही हूँ, विनती कर रही हूँ, पहले वो कर लो, बाद में ये कर लेना। एक नया एक्ट और था बेटा, आज मैं उसको पढ़ाऊंगी, GST कंपनसेशन सेस एक्ट 2017। बैकग्राउंड ऑलरेडी तैयार करा दिया था कि बेटा जब GST आ रहा था तो सारे स्टेट इस फेवर में नहीं थे। स्टेट डर रहे थे, स्टेट घबरा रहे थे, स्टेट बोल रहे थे जी हम GST को ना आने देंगे, GST के आने से हमारा रेवेन्यू कम हो गया तो हम क्या करेंगे। इसीलिए सेंट्रल ने इनको आश्वासन दिया, प्रॉमिस किया कि देखिए जी देखिए, हम आपके लिए एक एक्ट बना रहे हैं, 5 साल तक अगर आपको लॉस हो जाता है तो उस लॉस की भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ये एक्ट बना था बेटा 2017 में और यहाँ से 5 साल के लिए ये एक्ट पिक्चर में एप्लीकेबल है। स्टेट को सच में मज़ा आ गया क्योंकि कोरोना में इतना लॉस हुआ है ना, सबका भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है। चलिए मैम, ये 5 साल का पीरियड क्या एक्सटेंड भी किया जा सकता है? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर है। अगर उन्हें लगेगा कि इस पीरियड को एक्सटेंड करना चाहिए तो वो इस पीरियड को बेटा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसी के साथ सभी बच्चा प्यार से बोलेगा जय माता दी। GST compensations to state cess act provides for a mechanism to compensate the state on account of loss for revenue which may arise due to implementation वगैरह वगैरह वगैरह। सब तो मैंने आपको बता ही दिया, फॉर्मेलिटी वाली बातें हैं ये सब। It is levied by central government on notified goods only on intra and inter-state supply। हाईलाइट करो इसको, जितना कलर कर सकते हो कर दो और इस बात का मीनिंग समझो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉमिस तो कर दिया कि हम आपके लॉस का भरपाई कर देंगे। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने घर से भरपाई करेगी क्या? नो,
सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी क्लेवर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर एक एडिशनल टैक्स लगाना शुरू कर दिया जिसको बोला गया बेटा कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन सेस के थ्रू गवर्नमेंट हमसे बेटा टैक्स कलेक्ट कर रही है और उसी कलेक्टेड टैक्स से स्टेट के लॉस की भरपाई कर रही है। क्या मैम कंपनसेशन सेस हर प्रोडक्ट पे लगेगा? नो, ये लगता है बेटा सिर्फ और सिर्फ कुछ नोटिफाइड गुड्स पे, जैसे तंबाकू पे लगता है, जो लग्जरी गुड्स होते हैं उन पे लगता है, लग्जरी कार पे लगता है, एरेटेड वाटर पे लगता है। आपको सारा पढ़ाऊंगी अभी। चाहे ट्रांजैक्शन इंट्रा हो चाहे ट्रांजैक्शन इंटर हो, अगर वो नोटिफाइड गुड्स की ट्रांजैक्शन हो रही है बेटा तो कंपनसेशन सेस आपको भरना ही पड़ेगा और इस पैसे से सरकार अपना स्टेट को दिया हुआ वादा पूरा करेगी। बताओ, वादा कर कोई और रहा है और वादा पूरा आपके थ्रू कराया जा रहा है, क्या नाइंसाफी है। आगे पढ़ो। इट इज लेविड ऑन स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम और डीमेरिट गुड्स, जैसे कि तंबाकू हो गया उस पे लगेगा, पान मसाला पे लगता है, जितनी भी लग्जरी कार हैं उन पे लगेगा, कोल पे लगेगा, लिग्नाइट पे लगेगा, एरेटेड वाटर पे लगेगा। ये मेरे द्वारा दिया गया एक प्यारा सा नोट है जिसमें कुछ डिटेल्ड नॉलेज मैंने डाली है। चलो, मॉड्यूल में नहीं मिलेगी, आईसीआई के मॉड्यूल में, आईसीएमआई के मॉड्यूल में नहीं है, बट बेटा आपको पता होना चाहिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो। चलो, कंपनसेशन सेस एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 8। उस सेक्शन के तहत कंपनसेशन सेस भारत सरकार के द्वारा लगाया जाता है। कौन कौन से गुड्स पे लगता है? डीमेरिट गुड्स पे लगता है बेटा, जो कि एरेटेड वाटर हो गया, तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, सिगरेट्स हो गया, कोल, लिग्नाइट, पीटी, ये सब क्या होते हैं? क्लासेस होती हैं कोल की। मोटर व्हीकल पे लगता है। रेट्स, कुछ स्पेसिफिक रेट्स भी हैं और ज़रूरी नहीं है स्पेसिफिक रेट्स के थ्रू ही लगे, एड वॉल्यूम रेट भी यूज़ हो सकता है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू भी रेट्स डिसाइड किए जा सकते हैं या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी लिया जा सकता है। अब चाहे आपकी ट्रांजैक्शन इंटर हो चाहे आपकी ट्रांजैक्शन इंट्रा हो, दोनों पे ही लगेगा। एक्सेप्शन फ्रॉम लेवी, बेटा इसको ना होल्ड कर लो, इसको लिख लो होल्ड, एंड लिखो रेफर टू कंपोजिशन स्कीम। अभी आप नहीं जानते हो कंपोजिशन स्कीम, मैं पढ़ाऊंगी आपको, तब आपको बताऊंगी कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम वाले दुकानदार हो, मतलब छोटे दुकानदार हो, तो आपके ऊपर बेटा कंपनसेशन सेस नाम की कोई भी चिड़िया एप्लीकेबल नहीं होगी। फिर ये आईटीसी, इसको भी बेटा अभी मैं होल्ड कर रही हूँ, प्लस ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। आईटीसी भी अभी होल्ड करो, जिस दिन समझ जाओगे ना चुटकियों में समझ आ जाएगा ये। चलो, कलेक्शन एंड यूजेस सेस बाय गवर्नमेंट। अब बेटा ये देखो, सेस का पैसा सरकार आपसे लेती है और इसको एक फंड में डाल देती है और इस फंड को यूज करती है जब स्टेट को लॉस का भरपाई करने का टाइम आ जाता है। चलिए, इतनी सी बातें थी। अब एक नई बात और सीख लो, जीएसटी रेट से रिलेटेड। जीएसटी रेट्स की अगर मैं बात करूं तो आप सब जानते हो बेटा, हमारे पास सीजीएसटी एक्ट है, एसजीएसटी एक्ट है। एसजीएसटी जहां जहां आएगा ना, अपने आप डीम्ड कर लेना कि यूटीजीएसटी की बातें भी चल रही हैं, बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ एसजीएसटी इज द मिरर इमेज ऑफ द यूटीजीएसटी, दोनों एक जैसे हैं। CGST and SGST would be levied at the rate jointly decided by central government and state government। और जो IGST का रेट होता है बेटा, ये पूरा का पूरा सेंटर के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। CGST SGST दोनों स्टेट्स का पैसा है तो दोनों मिलके इस पे लॉ बनाएंगे। IGST की पावर पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पे लॉ बनाएगी। चलो, GST की दुनिया में मैक्स टू मैक्स
अगर रेट होगा तो वो 40% होगा आजीवन, पूरे लाइफ टाइम तक ये 40% से ज़्यादा जीएसटी आपसे वसूल नहीं कर सकते। एट दिस प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ तो हाईएस्ट जीएसटी 28% प्लस सेस है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर ये जीएसटी का रेट बढ़ाना भी चाहेंगे तो 40% प्लस सेस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ये कर ही नहीं सकते। चलो, तो आज के टाइम में जो आईजीएसटी लग रहा है वो कितना लग रहा है बेटा? आज के टाइम में हाईएस्ट आईजीएसटी कितना है? 28%। लेकिन अगर ये मैक्स टू मैक्स अगर बढ़ाना भी चाहेंगे तो ध्यान दो कि कितना बढ़ा सकते हैं? 40%। मैम ये 20 क्यों लिखा है? देखो 20 सीजीएसटी 20 एसजीएसटी, 20 सीजीएसटी 20 एसजीएसटी, टोटल आईजीएसटी कितना हो गया? 40। जीएसटी के अभी जितने भी रेट चलन में हैं वो ये रेट्स हैं, यही रेट्स आपको जीएसटी में भिन्न भिन्न प्रोडक्ट्स में देखने को मिल जाएगा। एक रेट है बेटा हमारा 5% जो कि इसेंशियल गुड्स पे लगता है, खाने पीने की चीज़ों पे लगता है। 12% हमारा बेसिक नेसेसिटीज़ पे लगता है। 18% रेट याद रखना बेटा, इसको रेवेन्यू न्यूट्रल रेट भी बोला जाता है। ट्यूशन फीस की बात करूँ तो 18% लगता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे 18% लगता है, लेकिन एमसीक्यू पूछा जाता है विच रेट इज नोन एज रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, दैट इज 18%। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू न्यूट्रल रेट? आप सबको पता है पहले के टाइम में वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, ना जाने कितने सारे टैक्सेस लगते थे। वहाँ से जो रेवेन्यू होता था वो कुछ ना कुछ तो होता ही होएगा। यस, सिमिलरली अगर जीएसटी में मैं एक पर्टिकुलर रेट उठा के पूरे के पूरे अमाउंट पे लगा दूंगी तो ये वही वैल्यू निकल के आ जाएगी सेम जो यहाँ पे भारत सरकार को मिलती थी। इसीलिए 18% को बोला जाता है रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। मतलब कि अगर आज भी मैं हर एक प्रोडक्ट पे 18% का जीएसटी लगाना शुरू कर दूंगी तो भारत सरकार को मिलने वाला अमाउंट इस पर्टिकुलर अमाउंट के बराबर हो जाएगा, मतलब रेवेन्यू न्यूट्रल हो जाएगा। 28% बेटा लगता है लग्जरी गुड्स पे, 28 प्लस सेस लगता है लग्जरी गुड्स पे भी प्लस डीमेरिट गुड्स पे भी। चलिए, इतनी बातें क्या आप सबको समझ आती हैं? यस मैम। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ना चाहूँगी। ये हमारा फंडामेंटल टॉपिक जो चल रहा है ये अभी बहुत चलेगा, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड आज मैं ख़त्म कर दूँगी। एक नया टॉपिक है बेटा मेरे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। जीएसटी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को क्लासिफाई किया गया। आप देखो मैंने वॉच वेयर कर रखा है, इस वॉच पे लिखा हुआ है रागा टाइटन। चलो, अब इस वॉच को मैं रागा टाइटन के नाम से कॉल कर रही हूँ, लेकिन अगर यही सेम वॉच यूएसए में चली जाए ऑब्वियसली इसका नाम बदल जाएगा। अगर यही वॉच बेटा हांगकांग में चली जाए इसका नाम बदल जाएगा। मतलब कि हर एक कंट्री अपने अकॉर्डिंग नाम रखती है प्रोडक्ट के। यस, लेकिन हर किसी प्रोडक्ट का एक कॉमन नेम होना चाहिए जिससे उसको पूरे नेशन में, पूरे वर्ल्ड वाइड में जाना जाना चाहिए। इसीलिए हम एक स्पेसिफिक कोड लेके आए। अब इस वॉच का अपना एक कोड होगा जीएसटी के अंदर। अगर मैं यूएसए में वो कोड बोलूँगी तो भी मुझे यही वॉच निकाल के देंगे, और अगर ये कोड मैं जाके इंडिया में बोलूँ तब भी मुझे यही वॉच मिलेगी। इस दुनिया के किसी भी कोने में जाके अगर मैं इस पर्टिकुलर कोड को बोलूँगी तो मुझे यही वॉच निकल के मिलेगी। दिस कोड इज द यूनिक कोड ऑफ दी वॉच। बात समझ आ रही है? इस तरह से बेटा गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूनिक कोड्स बनाए गए कि अगर आप किसी भी कोने में जाके उस गुड्स को उस कोड के नाम से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये गुड्स कौन सा है। गुड्स के लिए बेटा कोड बनाया गया जिसको बोला गया HSN कोड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, दिस इज द यूनिक कोड। अब सपोज करो जो वॉच मैंने वियर किया है इसका कोड सपोज करो कुछ ऐसा है, तो पूरे वर्ल्ड में इस वॉच का यही कोड रहेगा। नाम बदल जाएगा बट कोड नहीं बदलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो कोड होते हैं बेटा मैक्स टू मैक्स 8 डिजिट के होते हैं। HSN 8 डिजिट का एक कोड होता है।
इंडियन कस्टम एक्ट में कोड फॉलो किए जाते थे। इसके बाद एक कुछ रिक्वायरमेंट्स है बेटा, अभी आपके लिए बिल्कुल भी काम की नहीं है, पढ़ो भी मत, अभी यहाँ से काट दो, लिख दो रेफर टू इनवॉइस चैप्टर। इनवॉइस चैप्टर में कुछ आपको समझाऊंगी। अभी बस इतना जानो कि जीएसटी के अंदर गुड्स को HSN कोड के बेसिस पे जाना जाता है। HSN कोड एक कोड होता है जिससे हम उस नाम का, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक यूनिक नाम दे देते हैं। दुनिया में हर कोई इंसान उस गुड्स को पहचान ले, उसका एक ऐसा यूनिक आइडेंटिटी हम उसको दे चुके हैं। चलिए, इसके बाद बात आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस। जिस तरह से हमने गुड्स को HSN के बेसिस पे डिवाइड किया, सिमिलरली सर्विसेज का एक अपना कोड होता है जिसको बोला जाता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। सर्विस अकाउंटिंग कोड के बेसिस पे हम सर्विसेज को कैटेगराइज करते हैं। SAC एक यूनिक नाम होता है जो सर्विसेज को डिस्क्राइब करता है। SAC 6 डिजिट का होता है। ये वाली बात मैं इनवॉइस चैप्टर में पढ़ाऊंगी, यहाँ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो बात समझ आई। क्लासिफिकेशन गुड्स और सर्विसेज दोनों का होता है। गुड्स का HSN के बेसिस पे होता है एंड सर्विसेज का SAC, या फिर इसको बोला जाता है, लिख लो, सर्विस टैरिफ कोड। सर्विस टैरिफ कोड के बेसिस पे भी होता है। अब एक लास्ट टॉपिक अपना बचा है, इवन 2 लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा और सभी बच्चा प्यार से क्या बोलेंगे, जय माता दी। चलिए जी, ये चैप्टर आज ही हम अपना ख़त्म कर देंगे। आज ख़त्म करने के बाद सेम क्लास में मैं पूरे के पूरे चैप्टर को बेटा हैंड नोट्स के थ्रू आपको रिवाइज कराऊंगी। इस बुक के थ्रू नहीं कराऊंगी, इस बुक से तो मैंने डिटेल में पढ़ा दिया। अब हैंड नोट्स के थ्रू ये पूरा का पूरा चैप्टर हम रिवाइज करेंगे और ये हैंड नोट्स भी मैं आप ही को दे दूंगी। चलो, तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, एक नया टॉपिक है अपना आज की क्लास का, GST कॉमन पोर्टल। GST कॉमन पोर्टल किसे कहते हैं? चलो, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, समझते हैं आखिरकार GST कॉमन पोर्टल क्या है। अगर मैं यहाँ से ये कॉमन वर्ड काट दूँ तो अब आपको क्या दिखेगा बेटा, GST पोर्टल। GST पोर्टल मतलब एक ऐसी जगह वहाँ पे जहाँ पे आप बेटा GST का काम करते हो। लाइक अगर आपको GST का रिटर्न फाइल करना है तो कहाँ जाके फाइल करोगे? सरकार को देने जाओगे क्या इंडिविजुअली? नो, कोई एक पोर्टल तो आपको मिलना चाहिए जिस पे आप रिटर्न फाइल कर सको। कोई एक पोर्टल आपको ऐसा भी तो मिलना चाहिए बेटा जिस पे आप सरकार को टैक्स पे कर सको। कोई एक पोर्टल आपके पास ऐसा होना चाहिए ना जिस पे आप घर बैठे अपना सारा काम सरकार को करके दे सको। एक ऐसी जगह जहाँ पे आप GST के सारे नॉर्म्स फॉलो कर पाओ, GST के जितने भी कर्म हैं सारे पूरे कर पाओ, उसी को क्या बोलेंगे बेटा, GST का पोर्टल। कुछ बच्चे हमारी क्लास में ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी या तो पढ़ चुके हैं या फिर वो वर्किंग हैं, तो उनको काफ़ी हद तक GST का नॉलेज होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। लेकिन फिर भी मैं ज़ीरो से पढ़ाऊँगी। मैं उन बच्चों पे इतना ध्यान इस वे में नहीं दूंगी कि उस बच्चे को ये चीज़ आती है मुझे नहीं पढ़ानी चाहिए। आई विल स्टिल टीच यू बेटा कि GST पोर्टल क्या है। मैं ये जानती हूँ मेरी क्लास में जो बच्चा आया है वो ज़ीरो नॉलेज वाला है, उसे कुछ नहीं पता, उसे ये भी नहीं पता कि पोर्टल का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। मैं ये समझ के पढ़ाती हूँ। चलो, कुछ 1-2 बच्चों का वॉइस मैसेज में डाउट था मेरे पास, उन डाउट्स को मैं ले लूंगी, क्लास के एंड तक ले लूंगी आज। चलिए, तो GST पोर्टल क्या है बेटा, एक ऐसी जगह जहां पे बैठ के आप GST का काम संभाल सकते हो। अब सपोज करो आपको वेब सीरीज देखना है तो आप एक पोर्टल, एक एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाल लेते हो ना, नेटफ्लिक्स का। सिमिलरली आपको अगर GST का रिटर्न भरना है तो उसका भी अपना क्या है, एक वेबसाइट www.gst.gov.in, ये अपना एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप GST में अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हो बेटा, रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो। इनवॉइस का लिंक भी आपको इसी वेबसाइट में मिल जाएगा, ई-वे बिल का लिंक आपको इसी वेबसाइट में मिल जाएगा। मतलब जितने भी आपको कांड करने हैं GST से रिलेटेड बेटा आप सभी यहाँ पे अपना कर सकते हो। चलो, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी भी GST पोर्टल कैसा है, कैसा दिखता है।
चलिए धीरे धीरे अपनी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ और सभी बच्चा प्यार से बोलेंगे जय माता दी। आप मुझे मैसेज करके बताइए आपको बातें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही, आपको क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, डीपीपी सॉल्व करते हो कि नहीं करते हो। इन सब चीज़ों का प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर मैसेज में जाके व्हाट्सएप पे दे दीजिएगा। अगर इन केस आपको लगता है कि मैम ये चीज़ नहीं पॉसिबल हो पा रही, हम डीपीपी नहीं कर पा रहे, तो मुझे प्लीज़ बताओ कि डीपीपी क्यों नहीं कर पा रहे हो। चलो अब बात आती है बेटा इस जीएसटी के पोर्टल की। चलिए मैं आ जाती हूँ गूगल पे, फिर से लिख लेती हूँ आपके सामने www.gst.gov.in। चलिए ये अपना पोर्टल है बेटा जीएसटी पोर्टल। अब यहाँ पे आके सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन लोगे। रजिस्ट्रेशन के लिए देखो नीचे लिखा है ना रजिस्टर्ड नाउ, आप इस रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये फॉर्म खुलता चला जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप इस फॉर्म को भरते चले जाओगे। एक टाइम पे ये फॉर्म बेटा आपका क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। जब मैं आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ाऊंगी तब इस फॉर्म के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि फॉर्म सबमिट होके कहाँ पे गया, अब कितने दिन में हमारा रजिस्ट्रेशन अप्रूवल होगा, कितने दिन में मैम क्या कैसे होगा, कितने दिन में हम रजिस्टर्ड पर्सन बन जाएंगे। इस पोर्टल के इस पर्टिकुलर फील्ड यानी कि रजिस्ट्रेशन फील्ड के अंदर मैं आपको उस दिन लेके जाऊंगी जिस दिन मैं आपको रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ा रही होंगी। आज तो मैं आपको जीएसटी का पोर्टल दिखाना चाहती हूँ सिर्फ। अब देखो इस पोर्टल पे जब आप रजिस्टर्ड होगे बेटा तो लॉगिन पे क्लिक करोगे। आपके पास ऑलरेडी आपका यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, वो सब आप फिल करोगे। तो लॉगिन पे वापस से क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा जहाँ पे आप जीएसटी का रिटर्न फाइल कर पाओगे, जीएसटी का पेमेंट कर पाओगे, चालान क्रिएट कर पाओगे, अपनी रिटर्न्स भर पाओगे, ये सारे काम आप इसके ऊपर कर पाओगे। एक बच्चे का डाउट ले लेती हूँ, वॉइस मैसेज में था, उस बच्चे ने बोला था मोबाइल फ़ोन का कोई इशू था कि मैम बिजनेस के लिए मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं तो आईटीसी मिलेगा कि नहीं। ऑब्वियसली मिलेगा, आईटीसी के चैप्टर में ये बात आपको मैं पूरी डिटेल में सिखाऊंगी। ऑब्वियसली आईटीसी मिलेगा। अब आईटीसी मैम कैसे पोर्टल पे आएगा ये बात मैं आपको सिखाऊंगी बेटा रिटर्न के चैप्टर में। स्टिल बता देती हूँ सो दैट आपकी क्वेरी क्लियर हो जाए। जब बेटा आप फ़ोन खरीदने गए होगे तो आपने जो दुकानदार होंगे उनको अपना जीएसटीएन नंबर दिया होगा कि नहीं। यस, जब आपने उनको अपना जीएसटीएन नंबर दिया होगा तो उन्होंने जब इनवॉइस काटा होगा तो वहाँ से आईटीसी आपके पोर्टल के 2A फॉर्म में ऑटो पॉपुलेटेड हो गया होगा। चलिए जी आ जाइए, इससे ज़्यादा मैं उस बात को नहीं खींचूंगी। अब देखो इस पोर्टल में आपको डेली बेसिस पे अपडेट्स भी मिलते हैं कि आज की क्या नई ताज़ा खबर है, वो भी आप देख सकते हो। ई इनवॉइस का भी देखो, यहाँ पे ई इनवॉइस पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप ई इनवॉइस की वेबसाइट पे पहुँच जाओगे जहाँ से आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। सर्विसेज पे क्लिक करो बेटा, रजिस्ट्रेशन की सर्विस, रिफंड की सर्विस, लेकिन मैम यहाँ पे हमें रिटर्न की तो नहीं दिख रही। रिटर्न की कब दिखेगी, जब आप इसमें रजिस्टर्ड हो जाओगे। सो दिस इज द पोर्टल विच इज मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। ये वेबसाइट बनाने में बेटा पता है आपको तकरीबन सरकार का 1500 से 1600 करोड़ रुपए का खर्चा आया था इस पोर्टल को बनाने में। इस पोर्टल को सरकार ने इन्फोसिस से बनवाया है। इन्फोसिस का नाम तो आपने सुना ही होगा, सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अपने भारत की। इन्फोसिस के बारे में एक बात और बताऊं आपको, इन्फोसिस एक्सपोर्ट के केस में भी सबसे नंबर 1 पे आ जाती है। चलिए तो जीएसटी कॉमन पोर्टल जो सरकार ने बनाया बेटा ये 1600 करोड़ रुपए का है, इन्फोसिस ने इसको बनाया है। सरकार ने इस पोर्टल को बेटा एज अ कंपनी रजिस्टर्ड किया। कैसे रजिस्टर्ड किया, एज अ कंपनी। अब जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स के नीचे भी तो लिखा आता है पावर्ड बाय प्राइवेट लिमिटेड और लिस्टेड कंपनी, लिखा आता है कि नहीं। अमेजोन के नीचे भी लिखा आता है। सिमिलरली जीएसटी पोर्टल भी बेटा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सरकार ने इसको एक नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह फॉर्म किया। इसको अंडर सेक्शन 8 फॉर्म किया गया। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या होता है, मैसेज करके बताओ। एनपीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, समझते हो इस बात को।
एज अ एनपीओ कंपनी इसको रजिस्टर किया गया बेटा। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इस तरह से इस कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया। चलिए, इसके बाद बात ये आती है कि मैम सरकार ने इसको कॉमन पोर्टल क्यों लिखा? सिर्फ जीएसटी पोर्टल लिख देते तो क्या बिगड़ जाता, इसको कॉमन पोर्टल लिखने का क्या जरूरत पड़ गया? चलो ध्यान से सुनो। कॉमन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कॉमन हो, कॉमनली यूज की जा रही हो। अब इस पोर्टल को बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी यूज किया जा रहा है एंड इस पोर्टल को बेटा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी यूज किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ आर एक्सेसिंग दिस पोर्टल कॉमनली, इसीलिए इस पोर्टल को क्या बोला गया बेटा? कॉमन पोर्टल। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बेटा इसको यूज कर रही है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी इस पोर्टल को यूज कर रही है। जब आप टैक्स भरते हो, जब आप आईजीएसटी का टैक्स भरते हो, तो वो किसके पास जाता है? पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट इन बिल्ट इसको कहाँ शिफ्ट कर देती है? स्टेट के पास। ये सारे फीचर्स किसके अंदर है बेटा? इस पोर्टल के अंदर है। सेंट्रल गवर्नमेंट चल के स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स देने नहीं जाएगी, इन बिल्ट फीचर है। सेम एक बात और सुनो, जब आप बेटा सीजीएसटी पे करते हो, सेंट्रल को एसजीएसटी पे करते हो, एसजीएसटी को, तो आप चल के नहीं जाते हो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास। इस पोर्टल के अंदर बेटा इनबिल्ट फीचर होता है जहां पे आप सीजीएसटी के बॉक्स में सीजीएसटी का फिगर लिखोगे, एसजीएसटी के बॉक्स में बेटा एसजीएसटी का फिगर लिखोगे और आईजीएसटी के बॉक्स में बेटा आप आईजीएसटी का फिगर लिखोगे और आईजीएसटी अपने पास से 50% किस पे भेज देगी बेटा? एसजीएसटी के पास में। ये जो बेटा अपना कॉमन पोर्टल है बहुत ही रोबस्ट है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही फास्ट है। इसमें इंटरलिंकेज बहुत ज़्यादा है। ये एज अ क्लियरिंग हाउस भी काम करता है। ये एक सिंगल पोर्टल है बेटा जहाँ पे आप सारे के सारे काम कर सकते हो। कौन कौन से काम कर सकते हो? कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो कि जीएसटी पे आप कर सकते हो, जीएसटीएन पे आप कर सकते हो? इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो कौन कौन से ऐसे काम है बेटा जो जीएसटी पोर्टल के ऊपर आप परफॉर्म करते हो? मैम सबसे पहली बात तो हम वहाँ पे जाके ना रजिस्ट्रेशन लेते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स का पेमेंट करते हैं, अपने आईटीसी को अपने टैक्स के साथ मैच कराने की भरपूर कोशिश करते हैं, एमआईएस रिपोर्ट तैयार की जाती है, चालान क्रिएट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, टैक्स पेयर को उनको एक रैंकिंग दिया जाता है उनकी प्रोफाइल के तहत कि कौन सा टैक्स पेयर हाईएस्ट है, कौन सा सेकंड नंबर पे चल रहा है इस टाइम। स्टेट वाइज रैंकिंग दी जाती है। ये जितने भी बेटा फंक्शंस होते हैं जिसमें आपको परफॉर्मेंस देना होता है, वो सभी परफॉर्मेंस आप किसके थ्रू देते हो? पोर्टल के थ्रू देते हो। अब जो स्टैच्यूटरी फंक्शंस हैं कि रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल करना, असेसमेंट करना, ऑडिट करना, अपील करना, ये सारा फंक्शन कौन करता है बेटा? डिपार्टमेंट करता है। ऑडिट करना जीएसटीएन पोर्टल के द्वारा पॉसिबल नहीं है, वो डिपार्टमेंट के थ्रू आपसे कराया जाएगा। जितने भी बेटा ये क्लैरिकल वर्क हैं, फाइल वर्क हैं, ये सभी किस पे हो जाते हैं? जीएसटीएन पोर्टल पे। जितने भी स्टैच्यूटरी वर्क हैं वो सभी किसके थ्रू कराए जाते हैं? डिपार्टमेंट के थ्रू। आप सबको ये बात समझ आई कि नहीं? मैम इस पोर्टल को हम कैसे यूज करते हैं? इस पोर्टल को बेटा आप इंटरनेट की मदद से यूज करते हो। ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी। विदाउट इंटरनेट यू कांट एक्सेस एनीथिंग ऑन दिस पोर्टल। आगे देखिए, जीएसटी कॉमन सिस्टम प्रोवाइड लिंकेज टू ऑल स्टेट, यूनियन टेरिटरी, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट्स, टैक्स अथॉरिटी, टैक्स पेयर, बैंक एंड अदर स्टेट। ये वर्ड हाईलाइट कर लो बेटा, सिर्फ एक यही ऐसी लाइन है, इसी लाइन की वजह से जीएसटी पोर्टल को जीएसटी कॉमन पोर्टल बोला गया। लिख लो, इसी एक लाइन की वजह से जीएसटी पोर्टल को जीएसटी कॉमन पोर्टल बोला गया। पढ़ो इस लाइन को। डिपार्टमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आप खुद एज अ टैक्स पेयर, बैंक, हम सभी इस चैनल से क्या है बेटा? कनेक्टेड है। किस तरह से कनेक्टेड है देखो, समझो। सपोज करो बेटा ये आप हो, आपको अपना रिटर्न फाइल करना है।
अब आप रिटर्न फाइल करने के लिए सरकार के पास चल के जाओगे क्या? नो, आप कहाँ जाओगे बेटा? GSTN पोर्टल पे जाओगे। GST पोर्टल पे आप रिटर्न फाइल करोगे कि नहीं? यस। रिटर्न फाइल करने पे आप टैक्स किस किस को भरोगे? मैम सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे टैक्स, और किसको देंगे? स्टेट गवर्नमेंट को। यानी कि आप खुद भी इस पोर्टल पे आ रहे हो, आपने जो पैसा यहाँ पे किया उसको लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस पोर्टल पे आ गई, स्टेट गवर्नमेंट इस पोर्टल पे आ गई। अब बेटा ये जो पैसा आप यहाँ पे भेजोगे, आप पैसे की कोई मशीन लगा के पैसा डालोगे क्या? नहीं ना, आप किसकी हेल्प लोगे? बैंक की। बैंक में आपका जो अकाउंट खुला होगा उस अकाउंट के थ्रू आप पैसा यहाँ पे डालोगे। दैट मीन्स बैंक को भी इस पोर्टल से कनेक्ट करा कि नहीं करा? यस किया। हर कोई इस पोर्टल से कनेक्ट हो रहा है, हर कोई इस पोर्टल को कॉमनली यूज कर रहा है, इसीलिए बोला गया GST इज अ कॉमन पोर्टल। चलो वापस से आ जाइए बुक पे। चलिए, अपन ने पूरा का पूरा देखा क्या? विदाउट बेटा IT ये पूरा इन्फोसिस ने जो बनाया ये हम लोग बना सकते थे? नो, विदाउट IT, विदाउट टेक्निकल सेटअप ये बेटा पॉसिबल ही नहीं था कि GST पोर्टल को बनाया जा सके। चलिए, आपको इसमें क्या याद रखना है इम्पोर्टेंटली? एक तो ये फंक्शंस आपको याद रहना चाहिए। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज GST सुविधा प्रोवाइडर एंड एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर। GST सुविधा प्रोवाइडर को बेटा शॉर्टकट में बोला जाता है GSPs। ये जो GST सुविधा प्रोवाइडर्स होते हैं इनको क्या बोलेंगे हम? GSPs। एंड नेक्स्ट इज व्हाट? एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर, इनको क्या बोला जाता है? ASPs। चलिए, तो अब हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है कि GSPs क्या होते हैं एंड ASPs क्या होते हैं। चलो ध्यान दो, पहले मैं आपको समझाऊंगी बेटा अबाउट द GSPs, आफ्टर देन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द ASPs। तो GSP की अगर मैं बात करूं तो GSP बेटा कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज भी होता है प्लस फाइनेंशियल नॉलेज भी होता है, जिनको टेक्निकल नॉलेज भी होता है प्लस फाइनेंशियल नॉलेज भी होता है। अब सपोज करो बेटा ये अपना GST पोर्टल है, ये क्या है अपना GST पोर्टल। यहाँ पे आप बैठे हुए हो एज अ यूज़र। आप कौन हो? यूज़र। आप बेटा देख रहे हो यहाँ पे कि रिटर्न फाइलिंग करनी है, लेकिन रिटर्न फाइलिंग का जो फॉर्म है वो बड़ा ही टेक्निकल है, यूज़र इंटरफेस उसका अच्छा नहीं है, फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फील हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा है। सेम ऐसे ही बेटा और भी यूज़र बैठे हैं, उनको भी यही प्रॉब्लम फेस हो रही है। हो सकता है रिटर्न की प्रॉब्लम फेस हो सकता है चालान जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। लॉट्स ऑफ टेक्निकलिटीज़ होती हैं बेटा एक पोर्टल के ऊपर, जिनको यूज़र को समझने में कठिनाई होती है। हो सकता है वो चीज़ें इनबिल्ट जो हुई हैं वो डिज़ाइन ही टफ तरीके से हुई हों। तो ऐसे केस में बेटा यहाँ पे आते हैं GSPs। GSPs इज़ द पर्सन हु रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द यूज़र। यूज़र कर रहा है रिटर्न फाइल GST पोर्टल पे, लेकिन रिटर्न फाइल होने में बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी है, वो यूज़र के इंटरफेस के लिए सफिशिएंट नहीं है। ऐसे केस में GSPs बोलता है यूज़र को, हे यूज़र परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपसे विनती करते हैं आप थोड़ी देर चुप रहिए, हम प्रॉपर आपको ये प्रॉब्लम ठीक करके देंगे, हम आपको इस बात का प्रॉमिस करते हैं। अब GSP क्या करता है बेटा? इन दोनों के बीच में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है कि वो प्रॉब्लम अब ना आए। GST पोर्टल को यूज़र के लिए इंटरैक्टिव बनाता है। बात समझ आ रही है? चलो पहले GSP का पढ़ेंगे, बाद में ASP का। GSTN ने बेटा कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए हैं जिनको IT का भी नॉलेज है, जिनको टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का भी नॉलेज है। इन पर्सन को बेटा GSPs बोला जाता है। GSP बेटा क्या करते हैं? GSTN पोर्टल को इंटरैक्टिव बनाते हैं टैक्स पेयर के लिए।
जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो या आप इनवॉइस रेज कर रहे हो तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करनी हो। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम किसका है बेटा? जीएसपीज़ का है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, यूज़र को कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए आपको कस्टमाइज रिजॉल्वेशन दिया जाएगा। सपोज आपको रिटर्न भरने में प्रॉब्लम आ रही है, आप सभी यूज़र को, अब जीएसपीज़ रिटर्न के पोर्टल को का जो इंटरफेस है उसको ईजी बनाएंगे। अब बात आती है बेटा एएसपीज़ की। अब देखो ये जो जीएसटी का बेटा पोर्टल था, ये जो जीएसटी का पोर्टल है, इस पोर्टल को जीएसपीज़ ने थोड़ी ना बनाया। इस पोर्टल को किसने बनाया था? इन्फोसिस ने। इसके पीछे बेटा इन्फोसिस के काफ़ी एम्प्लॉयज़ लगे होंगे कि नहीं, जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर क्या है? एक एप्लीकेशन ही तो है। जैसे आप नेटफ्लिक्स का एप्लीकेशन यूज़ करते हो, अमेजोन का एप्लीकेशन यूज़ करते हो, सिमिलरली जीएसटी पोर्टल इज़ ऑल्सो एन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को बनाया किसने बेटा? एएसपीज़ ने। एप्लीकेशन को बनाया किसने? एएसपीज़ ने। एएसपी वो पर्सन है बेटा जो इस पोर्टल पे सुविधाएं दे रहे हैं, इस पोर्टल की टेक्निकलिटी को इजी कर रहे हैं, इस पोर्टल को टाइम टू टाइम मेंटेन कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। मेंटेनेंस में साइट चली जाती है तो क्यों जाती है? क्योंकि एएसपी उस टाइम में साइट को ईजी बनाते हैं ताकि साइट क्रैश ना हो ड्यू डेट आने पे। बात समझ रहे हो मेरी? तो बेसिकली इस साइट को डिज़ाइन करने का टेक्निकलिटी वाला काम किसका? एएसपी का। लेकिन जीएसपी का क्या काम है? जीएसपी चाहता है कि इंटरफेस बहुत इजी हो जाए, लेकिन जीएसपी बेटा खुद से इजी नहीं कर सकता हर टाइम। तो ऐसे केस में जीएसटी किसकी हेल्प लेगा? एएसपीज़ की। बात समझ आई? जीएसपी इज द पर्सन हु सर्व द सर्विसेज टू द डायरेक्टली यूजर, बट ASP is the person who serve the services to the GSPs। अभी बात समझ आई कि नहीं? हाँ, चलिए देखो लास्ट लाइन। GSP may take the help of application service provider who act as a link between taxpayer and GSPs। बात समझ आ गई ना? इसी के साथ साथ बेटा अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी आज की क्लास ख़त्म नहीं हुई है। अब तो वो बातें करनी है मुझे आपसे जो कि हैं बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी। चलो ध्यान दो। अपना बेटा जीएसटी का सिलेबस शुरू हुआ था जिसमें चैप्टर नंबर 1 अपन ने कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 1 में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं थी। चैप्टर नंबर 1 बेटा पूरा का पूरा बेस था अपना फंडामेंटल्स पे, बेसिक फंडामेंटल पे ये अपना बेस था। बात समझ आई? मेरा टारगेट होता है कि जब मैं जीएसटी के बड़े बड़े चैप्टर बच्चों को कराऊं, लाइक इनवॉइस, लाइक आईटीसी, लाइक रजिस्ट्रेशन, एग्जाम्शन, इन बड़े बड़े चैप्टर को करने से पहले ही बच्चे को ये समझ आ जाए कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी की पूरी ट्रैवलिंग आप कर जाओ। ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स मैं बोलती हूँ, सप्लायर, रेसिपिएंट, आईटीसी, इन सब चीज़ों का मतलब आपको एडवांस में पता होना चाहिए। दिस इज़ द मोटिव ऑफ माई। मैं चाहती हूँ बेटा कि मेरी क्लास करने से पहले बच्चों के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। तो स्टार्टिंग के 8 से 10 लेक्चर्स तो मैं बेसिक्स, फंडामेंटल्स इन्हीं पे लगा देती हूँ। इन फंडामेंटल को क्लियर करते करते बेटा ये जो स्टार्टिंग के मैंने जो अपनी बुक में चैप्टर डिज़ाइन कर रखे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये सब बेसिक्स को कवर कर रहे हैं ये चैप्टर। तो ये चैप्टर मैं ये फंडामेंटल क्लासेस करते करते आपके ख़त्म करा दूंगी। और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी बेटा जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, जनरल लाइफ में इम्पॉर्टेंट होंगी, और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आगे के टफेस्ट चैप्टर को समझने के लिए ज़रूरी होंगी। तो स्टार्टिंग के 8 से 10 लेक्चर का अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो बच्चा प्लीज़ मिस मत करना। ये रिकॉर्डेड यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस मैंने डाले ही हैं, आप देखते रहो। सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल कर रखे हैं। चलिए, ये बात तो आ गई कि हमने अभी तक क्या पढ़ा और हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक समस्या मुझे सता रही है, एक प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है। चलो, क्या आप मेरी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हो? मैंने क्वेश्चन पूछा और बच्चे बोले जी मैम हाँ हम रेडी हैं, हम रेडी हैं। आप प्रॉब्लम तो बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, अभी आपने क्या बोला है, आप मेरे साथ हो
मेरी प्रॉब्लम सुनने के बाद आप अलग मत हो जाइएगा, ठीक है? प्रॉमिस करते हो इस बात का? ठीक है, मैं बोलूँ और आप सब ना मानो, ये तो होता भी नहीं है। चलो प्यार से सभी बच्चा बोलेगा जय माता दी। ध्यान से सुनो बेटा, मेरी प्रॉब्लम ये है, मैंने चैप्टर नंबर 1 बच्चे को करा दिया, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, बहुत रिवीजन्स के साथ कराया, डीपीपीस के साथ कराया, बट मेरी प्रॉब्लम ये है बेटा, मुझे डर है कि आप ये चैप्टर 2-3 दिन में भूल ना जाओ। ये मेरी प्रॉब्लम है। बताओ क्या है आपके पास कोई समाधान इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का? अगर है तो बता दो। मुझे पता है अब आप दूर भागोगे, जितना अभी कस्में वादे दे रहे थे वो सब भूल जाओगे। मैं ही बता देती हूँ, प्रॉब्लम भी मेरी, समाधान भी मेरा। चलो सुन लो, अब आज है अपना 2 अक्टूबर बेटा। 6 अक्टूबर को आपका रहेगा टेस्ट। 6 अक्टूबर को बेटा आपका टेस्ट है। एप्लीकेशन पे मैं टेस्ट अपलोड करूंगी, वहीं पे आपको टेस्ट सॉल्व करना है, स्कैन्ड कॉपी मेरे को भेजनी है। टेस्ट इवैल्यूएट होगा, प्रॉपर चेक किया जाएगा, तब आपको बताया जाएगा कि आप कितना पानी में हो और कितना आप सही चल रहे हो। अभी तक बेटा आपको प्रेजेंटेशन स्किल का पी भी नहीं आता, ना मैंने सिखाया, अभी तो मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे रही हूँ। जब आप ये टेस्ट करोगे बेटा, जब आप ये टेस्ट करोगे तो आपको मैं 1-on-1 बेसिस पे, अगर आपने हमारा प्रीमियम बैच अगर ज्वाइन कर रखा होगा तो उसमें 1-on-1 बेसिस पे मैं आपके प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव कराऊंगी, आपकी टेस्ट कॉपी के बेसिस पे। अगर आपने प्रीमियम वाला नहीं ज्वाइन किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट कॉपी चेक होके तो आपको मिल ही जाएगी। चलो, तो जो बच्चा हमारा ज्वाइंट है ऑलरेडी, मैं उसके लिए भी बता दूं कि 1-on-1 बेसिस पे ये प्रॉपर चेक होगा। अगर मुझे लगेगा बच्चे को प्रेजेंटेशन स्किल नहीं आता, इसमें क्या क्या लाइन इन्वॉल्व करनी है, आंसर को कैसे डिज़ाइन करना है, पैराग्राफ कैसे बनाना है, बुलेट कहाँ पे डालना है, क्या क्या वर्ड हाईलाइट करने हैं, ये सब मैं आपको पर्सनली कॉल करके बताऊंगी। ऐसा कहीं नहीं होता है बेटा। चलिए, पर ये प्रॉब्लम है जो एक्चुअल में बच्चा चाहता है लेकिन उसे मिलती नहीं है। तो मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रही थी, मैंने सोचा हम इसी सब्जेक्ट से सारी की सारी प्रॉब्लम को हटा देते हैं। चलो, तो ये तो आपके हो गया टेस्ट की बात। अब मैं क्या कराऊंगी वो भी सुन लो। टेस्ट तो आपको देना है, पर मैं क्या कराऊंगी, आज शाम तक आपको बेटा 6 डीपीपीस पोर्टल पे दिखने लगेंगे। टोटल 6 डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, चैप्टर 1 से रिलेटेड, वो आपको बेटा सॉल्व करनी है। दूसरी चीज़, अभी के अभी मैं आपको कराऊंगी बेटा रिवीजन बाय यूजिंग द पीएसआर नोट। पीएसआर क्या होता है? पॉकेट समरी रिवीजन नोट्स। हैंड नोट्स है, मैंने तैयार किए, रातों की मेहनत लगी है, दिन रात लगा है उसके ऊपर। अभी देखोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा चैप्टर ना रिवाइज करवा दिया तो कहिएगा। तो रिवीजन अभी मैं आपको कराऊंगी, घर जाके आपको रिवीजन करना है। जो मैंने डिटेल्ड आपको चैप्टर बना के दिया है प्रिंटेड फॉर्म में, उसको बार बार पढ़ना है, 1000 बार पढ़ना है। 6 तारीख को आपको टेस्ट देना है। चलो, जो बच्चे दिल्ली में ही रहते हैं, लक्ष्मी नगर के आसपास, वो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनका ऑफलाइन सेंटर पे बुला के टेस्ट ले लूँगी। चलिए, इससे आगे बढ़ जाते हैं। ये तो अपना हो गया जो आज की क्लास में मुझे कराना है, ये आपको घर जाके करना है, और ये भी आपको 6 तारीख को करना है। अब आगे क्या बचता है वो सुनो। अब बेटा बुक पे आ जाइए, बुक पे आ जाओ। बुक पे देखो, आपके लिए मैंने एक चैप्टर फ्रेम किया हुआ है, सॉरी चैप्टर में एक पेज फ्रेम किया हुआ है। परफॉर्मेंस एनालिसिस शीट का मैंने इसको नाम दिया है। ये इतनी मेहनत से बेटा तैयार हुआ है, इसको बनाने में कम से कम मेरे 24 से 28 आवर की मेहनत लग गई थी इस एक पेज को डिज़ाइन करने में। क्योंकि इस पेज को डिज़ाइन करने के पीछे काफ़ी सारा रिसर्च हो रखा था, मेरा सर्वे किया है मैंने इस पेज को डिज़ाइन करने से पहले। काफ़ी ऐसी बातें हैं बेटा जो आप सब जानना चाहते हो, लेकिन आपको कोई शायद बताने वाला भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो, ये पेज बेटा पूरा का पूरा भरना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ऐसा पेज आपको सिर्फ एक नहीं मिलेगा मेरी क्लास में, हर एक चैप्टर के पीछे मैंने ये पेज लगा के दिया है, हर एक चैप्टर के अंदर ये पेज है।
जब आप ये चैप्टर बेटा पूरा ख़त्म कर लोगे, एक बार जब खुद से घर जाके पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि ये चैप्टर आपको बोरिंग लगा, एवरेज लगा या मज़ेदार लगा। चलिए, ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी, बट ये आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फील आना चाहिए कि ये चैप्टर आखिर है कैसा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे आखिरकार जानना चाहते हैं, काफ़ी बच्चे मैसेज करते हैं कि मैम हमने चैप्टर पढ़ा और हम अगले दिन बहुत खुश थे कि हमें पूरा चैप्टर याद है। जब मैम हमने रात को चैप्टर पूरा पढ़ा ना, पूरा टाइम लगाया 5-6 घंटे, और हम बहुत खुश थे, आज तो हमने महारत हासिल कर ली, ये चैप्टर ऐसा टिप्स पे आया है ना, ICAI आज तो क्या 6 महीने बाद भी पेपर लेगी ना, तब भी हमें याद रहेगा। बच्चा सो जाता है, बच्चा सुबह उठता है, सुबह उठ के बच्चा देखता है कि आधे टॉपिक उसके दिमाग से गायब हो चुके होते हैं। बच्चा बहुत कोशिश करता है कि याद आ जा, क्या पढ़ा था, याद आ जा, पर याद ही नहीं आता, नहीं आता। ये फैक्ट है, सबके साथ होता है। और इसको सुधारने की भी एक चीज़ है, पहले पूरी बात सुन लो। आधी चीज़ें गायब हो गई, अब क्या हुआ, बच्चे ने कहा चलो ठीक है, आधा तो याद है, देख लेंगे, सोच लेंगे। फिर एक हफ्ते बाद बेटा आपने और रियलाइज़ किया आप इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट भूल चुके थे। 1 महीने बाद मैं लिख के देती हूँ ना, आपको ये भी नहीं याद होगा कि चैप्टर का नाम क्या था, आपने कौन सा चैप्टर उस पर्टिकुलर डे याद किया था। ये प्रॉपर मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि बच्चे को चैप्टर का नाम भी नहीं याद रहता 1 महीने के अंदर अंदर। इस तरह से हमारी मेमोरी से चीज़ें बाहर हो जाती है। चलो, अब देखो, ऐसा माइंड सिर्फ आपका नहीं है, ऐसा माइंड सबका होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रैंक होल्डर्स बन जाते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते चले जाते हैं। क्यों बेटा? रिवीजन करने का एक साइंटिफिक टेक्निक होता है, अगर आप इस टेक्निक को यूज़ कर लोगे, टॉपर्स का टेक्निक है, ये साइंटिफिक टेक्निक है, रैंक होल्डर भी इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, हर कोई इस टेक्निक के सहारे लाइफ में आगे बढ़ा है। हो सकता है आपको ये टेक्निक ना पता हो, तो मुझे ज़रूरी था मैं आपको बताऊं, और तो और ये इतनी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, मैंने इसको अपने चैप्टर का पार्ट बना दिया। रिवीजन करने का भी ना एक फ्रीक्वेंसी होता है, ये नहीं कि जब मन करा लेके बैठ गए, नहीं। जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो बेटा, उसका फर्स्ट रिवीजन सपोज आपने आज कर लिया, फिर विदिन 1 डे, मतलब कि कल तक उस चैप्टर को वापस से एक बार और पढ़ लो। आपने आज पढ़ा, कल वापस से उस चैप्टर को एक बार और पढ़ो, फिर विदिन 1 वीक उस चैप्टर को वापस से एक बार और पढ़ो, फिर विदिन 1 मंथ उस चैप्टर को वापस से एक बार और पढ़ो। समझ रहे हो मेरी बात? आज पढ़ा, 1 दिन के अंदर अंदर वापस से पढ़ो, फिर 1 वीक के अंदर अंदर वापस से पढ़ो, फिर बेटा 1 महीने के अंदर अंदर वापस से पढ़ो। जब आप इस बिल्कुल फ्रीक्वेंसी में चलोगे, 1 दिन, 1 वीक, 1 मंथ, मैं लिख के दे रही हूँ कि 1 मंथ में वो चैप्टर आपके दिमाग में छप जाएगा, फिर वो लाइफ टाइम आपके दिमाग से वैनिश नहीं होगा। तो आपको इसी टेक्निक को फॉलो करना है बेटा। इस तरह से देखो, टोटल 4 रिवीजन यहाँ पे लिखे हैं कि पहला जिस दिन करो, दूसरा उसके 1 दिन के अंदर अंदर, तीसरा 1 वीक के अंदर अंदर, फोर्थ 1 महीने के अंदर अंदर, 5वां रिवीजन आपकी मर्जी है, लेकिन एग्जाम से पहले एक बार जरूर कर लेना। ऐसा ना हो ये सब कुछ कंप्लीट कर दिया, एग्जाम में ऐसे ही चले गए। मैम ने कहा था लाइफ टाइम याद रहता है, लेकिन जब हम लास्ट टाइम पढ़ते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। याद रहेगा नो डाउट, लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा? जब आप एग्जाम से पहले एक बार और उसको पढ़ के जाओगे। चलिए, अब देखो, ये तो थी अपनी साइंटिफिक टेक्निक, लेकिन इसमें मैंने कुछ और रिसर्च भी यूज़ करी अपने। जब आप बेटा फर्स्ट रिवीजन करोगे तो उसका डेट लिख लेना, आपने किस दिन किया। रिवीजन करते टाइम इस चैप्टर में आपको कितनी डिफ़िकल्टी फेस हुई, आपको वो भी लिखना है। इस चैप्टर को रिवाइज करने में आपको कितना टाइम लगा, फिर लास्ट में अपना ओपिनियन। सिमिलरली दूसरे चैप्टर का डेट, डिफ़िकल्टी लेवल, टाइम, ओपिनियन, इस तरह से पूरी की पूरी शीट को फिल कर लेना। एक दिन जब ये शीट फिल हो जाएगी, आप रियलाइज़ करोगे कि जब इस चैप्टर को आप पहली बार पढ़ रहे थे तो आपने 5 घंटे लगाए, दूसरे रिवीजन में आपको 3 घंटा लगा, तीसरे रिवीजन में आपको 1 आवर लगा, फोर्थ रिवीजन में ये चैप्टर आपने 10 मिनट में उड़ा डाला। समझ रहे हो मेरी बात? या ये चीज़ लिखना इसलिए ज़रूरी है बेटा क्योंकि आपको पता लगे कि धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर रहे हो। जिस चीज़ को समझने में 5 घंटे लगे और आज वही चीज़ 10 मिनट में ख़त्म।
एक चीज़ और, अगर आप इस वाली फ्रीक्वेंसी से रिवीजन नहीं करोगे, साइंटिफिक टेक्निक यूज़ नहीं करोगे, तो मैं लिख के देती हूँ, आज पहले रिवीजन में भी 5 घंटे लगाओगे, दूसरे रिवीजन में भी 5, और जब जब पढ़ोगे तब तब 5 घंटे लगाओगे, क्योंकि सारी की सारी बातें दिमाग से निकल चुकी होंगी। चलो, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी लिखोगे। पहली बार में ऑब्वियस सी बात होती है, हो सकता है आपको चीज़ें टफ लगे, फिर धीरे धीरे आपको एवरेज लगेंगी, फिर इजी हो जाएंगी, फिर बहुत इजी हो जाएंगी। ये सब आपको लिखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके लिए डिज़ाइन की है, वापस से देखो, होता क्या है बेटा, हर एक चैप्टर में कुछ चीज़ें बहुत इजी होती हैं, कुछ एवरेज होती हैं और कुछ टफ होती हैं। तो इजी चीज़ तो बेटा जब मैं आपको समझा रही हूँ ना, आपको एक ही बार में समझ आ गई। आप घर जाके उसे पढ़ोगे तब भी आपको वो उतनी समझ आएगी जितनी मैंने समझाई। आप उसको 50 बार पढ़ोगे तब भी वो उतनी ही समझ आई जितनी मैंने आपको समझाई। उसमें उससे ज़्यादा समझने के लिए कुछ था ही नहीं, तो समझोगे क्या? दैट मीन्स ईजी टॉपिक पे अगर आप बार बार 50 बार रिवीजन कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम कंप्लीटली। तो जो ईजी टॉपिक है उनके नाम यहाँ लिख लेना, और आपको उनका रिवीजन कभी भी नहीं करना है, क्योंकि वो एक बार जितना आता है ना, बार बार उतना ही आता है। एवरेज टॉपिक के नाम आप यहाँ पर लिखोगे और उनको थोड़ा बहुत 1-2 बार देखना है। जो टफेस्ट टॉपिक होंगे उनके नाम लिखना और उनको बार बार अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है। सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट, दिस इज़ द चार्ट सॉरी, जो कि हर एक चैप्टर में मैंने प्रीफिक्स कर रखा है। चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप इस चार्ट पे ज़रूर फोकस करना, रिवीजन करने के बाद ज़रूर फोकस करना। दिस इज़ योर परफॉर्मेंस एनालिसिस शीट। चलिए, ये सब कुछ हो गया। अब आ जाते हैं रिवीजन पे, जो मुझे आज आपको करा के देना है। ये हैंड नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी बेटा। देखो कितने प्यारे से नोट्स हैं, ये आप सबके लिए बनाए हैं, पॉकेट समरी नोट्स। जीएसटी में टैक्स क्या होता है? टैक्स इज अ कंपल्सरीली एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ टू सपोर्ट द नेशन। बताया था ना, जबरन पैसे की वसूली लॉ के तहत की जाती है और सरकार इस पैसे को वसूल करके आप ही के ऊपर लुटा देती है। और प्यार से बोलेंगे जय माता दी। एग्जाम्पल क्या होते हैं? मैसेज करो, क्या जीएसटी एक टैक्स है? यस। क्या एजुकेशन सेस एक टैक्स है? यस। क्या हेल्थ सेस एक टैक्स है? यस। सर्विस चार्जेस रिकवर्ड बाय द रेस्टोरेंट? नो, इट्स नॉट टैक्स। इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी, ये सब क्या है? टैक्स है। टैक्स सरकार क्यों कलेक्ट करती थी बेटा? रेवेन्यू को अर्न करने के लिए। टैक्स कितने तरह का होता है? 2, 1 इज डायरेक्ट, सेकेंड इज इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट टैक्स होता है बेटा, जिसके ऊपर लगता है वही उसके बर्डन को उठाता है, जिस पे लगता है वही सरकार को पैसा पे करता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स लगता किसी पर है, भरता कोई और है। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो जाता है। डायरेक्ट प्रोग्रेसिव होता है, गरीब पे कम और अमीर पे ज़्यादा लगता है। इनडायरेक्ट रेग्रेसिव होता है, बिस्किट का पैकेट चाहे आप खाओ, चाहे कोई भी खाए, चाहे गरीब खाए, चाहे अमीर खाए, सब पे एक समान जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स इनकम और प्रॉपर्टी पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स बेटा खर्चों पे लगता है, एक्सपेंडिचर पे लगता है, कंजम्पशन पे लगता है, राइट्स पे लगता है। इनकम टैक्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इनकम टैक्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। आगे देखो, फीचर्स क्या हैं? फीचर्स तो अब आप सब खुद ही डिज़ाइन कर सकते हो, इतना तो मैंने आपको पढ़ाया है। चलो मैम, डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, रेग्रेसिव होता है नेचर में, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है, डायरेक्टली पिंच नहीं होता, आईटीसी मिलता रहता है, इन्फ्लेशन को अफेक्ट करता है। नीड क्यों पड़ी बेटा? पुराने लॉ में ऐसी क्या क्या डिफिशियंसीज थी? मैम, डबल टैक्सेशन हुआ करता था, कास्केडिंग हुआ करता था, मल्टीपल टैक्सेस थे, मल्टीपल लेवल ऑफ सप्लाई, मल्टीपल ट्रांजैक्शन, मल्टीपल कंप्लाइंसेस, मल्टीपल नोटिस, मल्टीपल रिप्लाईज, मल्टीपल रेट्स, मल्टीपल इवन एंड मल्टीपल पर्सन। ये पूरा का पूरा बहुत डिटेल में करा है, यहाँ रिवीजन चल रहा है। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम क्या याद रखने हैं? लास्ट टॉपिक अब आज की क्लास का रिवीजन में, जीएसटी अपना ड्यूअल मॉडल है, कनाडा का भी ड्यूअल मॉडल है, कनाडा से ही अपन ने ये पॉलिसी अडॉप्ट कर ली।
फ्रांस फर्स्ट कंट्री थी 1954 में जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया। इंडिया में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया। ये टॉपिक सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कल अपन करेंगे बेटा फंडामेंटल्स की आगे की क्लास, जिसमें चैप्टर नंबर 2 धीरे धीरे अपना कवर हो जाएगा और आप धीरे धीरे जीएसटी का पूरा ट्रैवलिंग कर जाओगे, जीएसटी के इर्द गिर्द घूम ले जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बात और बता दूं बेटा, यूट्यूब पे क्लासेस आ रही हैं, फ्राइडे और संडे क्लास नहीं आएगी, बाकी के दिन क्लासेस आएगी। आप सभी को अच्छे से पढ़ना है और एक काम जरूर करना है कि बेटा मुझे एक बार व्हाट्सएप पे बता दो आपको ये चार्ट कैसा लगा। ये जो परफॉर्मेंस चार्ट है जो हर चैप्टर के पीछे दिया है, ये आपको कैसा लगा देख के, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, बताइए मुझे, इसका फीडबैक दीजिए। दूसरी चीज़, वे ऑफ टीचिंग आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी आप मुझे बताओगे। चलिए ये 2 चीज़ें आप मुझे बताना। वैसे मैं जानती हूँ वे ऑफ टीचिंग तो बहुत ही अच्छा है, स्टिल जब आप सब बताते हो ना बेटा तो मुझे अप्रिसिएशन मिलता है। चलो मैं मैसेज का वेट करूँगी, आप सबके बता जरूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।